जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। एक समय में दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक इस अभिनेत्री का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। मांगो 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 मांगो। हालांकि सुंदरता के मामले में वो अभिनेत्रियों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं, लेकिन इसके बावजूद वो बॉक्स ऑफिस पर भारी भीड़ खींचने का एक साधन बन चुकी थी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था। ये जिस्म कभी बीमार हो सकता है क्या? 1970 के दशक के आखिर से 1990 के शुरू तक इस अभिनेत्री का जलवा कायम था। जिस फिल्म को नामी हीरो होने के बावजूद वितरक खरीदने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन अगर उस फिल्म में इस अभिनेत्री का कोई डांस या कोई सीन डाल दिया जाता तो वो फिल्म हाथों हाथ बिक जाया करती और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो जाती थी। लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा क्या कुछ हुआ कि उन्होंने महज 36 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया और दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक के लोगों को स्तब्ध कर दिया था। आखिर उन्होंने क्यों अपने हाथों अपनी जीवन लीला खत्म कर ली? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया इस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 70 से 80 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी के बारे में, जो बाद में सिल्क स्मिता के नाम से लोकप्रिय हुई और जिनकी जिंदगी पर डर्टी पिक्चर नामक फिल्म बनी थी, जिसमें अभिनेत्री विद्या बालन ने उनका किरदार निभाया था। हालांकि उनकी जिंदगी पर और भी 2 फिल्में बनी, लेकिन ये फिल्में उनकी जिंदगी को बयां करने के लिए नाकाफी साबित हुई। साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर 17 साल तक राज करने वाली अभिनेत्री सिल्क स्मिता की मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है। लोगों का मानना है कि वो अचानक शोहरत और पैसा चले जाने से डिप्रेशन में आ गई थीं और खुद को मौत के हवाले कर दिया था। बहरहाल उनकी मौत का कारण जो भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि वो अपने दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस थीं। उनके करियर और मौत के बारे में जानने से पहले आइए उनकी निजी जिंदगी पर डालते हैं एक नज़र। सिल्क स्मिता का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण 4ठी कक्षा में ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। उस समय वो मात्र 10 साल की ही थी, लेकिन तेजी से दैहिक विकास होने के कारण वो दिखने में बड़ी लगने लगी थी और आवारा किस्म के लड़के उनके साथ आए दिन छेड़खानी करने लगे थे। इसलिए उनके माता पिता बहुत ही कम उम्र में उनका ब्याह एक मजदूर से कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। लेकिन उनके ससुराल में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उनका पति अव्वल दर्जे का शराबी था। शराब पीकर वो उन्हें पीटता था और कभी कभी उनके देवर और ननद भी उन्हें मारा पीटा करते थे। उन्हें समझाने वाला वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुँच गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी, इसलिए उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो वो अपनी दुनिया छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही कहीं खो जाया करती थी। वो आने वाली फिल्मों के पोस्टर देखकर खासी रोमांचित हुआ करती थी। उन्होंने बचपन से ही घर के काम किए हुए थे, इसलिए उन्होंने उस अभिनेत्री के घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। धीरे धीरे वो उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। उसके बाद जल्द ही वो उनकी मेकअप असिस्टेंट बन गई। यहाँ काम करने का उन्हें एक फ़ायदा और मिल रहा था। वो उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म निर्माता की गाड़ी देखकर वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और वो दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो।
अपनी मालकिन की ये बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी ही गाड़ी में ज़रूर बैठेंगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी। फिर उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किए। वो किसी एक्टिंग स्कूल तो कभी गई ही नहीं थी और ना ही उन्होंने कहीं और से अभिनय सीखा था, इसलिए ऑडिशन देकर ही चीज़ों को धीरे धीरे सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में ही कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। उनकी अदाएं काम कर गई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में वो अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उनका आकर्षण इतना तेजी से और इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफ़ी थे। वर्ष 1980 में आई तमिल फिल्म वंडी चक्रम ने दर्शकों के बीच उनकी एक अलग ही पहचान बना दी। इस फिल्म में वो एक शराब का ठेका चलाने वाली लड़की बनकर नजर आई। वर्ष 1989 में इस फिल्म का प्रेम प्रतिज्ञा नाम से हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। यहाँ से उनके करियर ने एक ऊंची उछाल मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशकों की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। वो एक आइटम नंबर करने के लिए 50,000 रुपए तक की फी लेने लगी। फिर भी फिल्मों का निर्माता उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे। सिल्क स्मिता के एक डांस नंबर के लिए डायरेक्टर उनकी डेट्स लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, शिवाजी गणेशन, चिरंजीवी तक अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए सिल्क स्मिता का एक डांस नंबर जरूर डालना चाहते थे। वो जानते थे कि उनका एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। हालांकि अब उनका काम सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था। वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रही थी। वर्ष 1983 यानी 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा से सिल्क स्मिता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे और ये फिल्म वर्ष 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का रीमेक है। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी। वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे और चाहते थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाएं। उनके साथ ये संभव न हो सका, इसलिए इस फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क स्मिता ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में भी रंग भर दिए। कितना कुछ सोचा था, कितने सपने देखे थे, लेकिन दूर से सब सुहाने लगते हैं। लगातार फिल्मों में काम करने के कारण सिर्फ 10 साल में ही उन्होंने करीब 500 फिल्मों में काम कर लिया था। उसके बाद उनके करियर में गिरावट आने लगी। दरअसल लोग उनके एक ही तरह के काम से ऊब गए थे। तब उन्होंने अभिनय छोड़ फिल्म का निर्माण करने में हाथ आजमाया। इस बीच उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी की, जिनकी मदद से उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। उन्होंने लगातार 2 फिल्मों को प्रोड्यूस किया। दोनों ही फिल्मों से उन्हें 2 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ और उनके प्रोडक्शन में बन रही तीसरी फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। घाटा होने से जमा पूंजी खत्म होने लगी और कर्ज में जाने के गम में सिल्क स्मिता डिप्रेशन में आ गईं। तब तक उनके पति भी उनसे अलग हो चुके थे। 23 सितंबर 1996 को वो चेन्नई स्थित अपने फ्लैट में पंखे से झूलती हुई मिली। उनकी सुसाइड को लेकर जांच भी चली, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। तेलुगु में एक सुसाइड नोट मिला था, लेकिन उसे भी समझा नहीं जा सका। आखिरकार उनकी मौत एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई। 17 सालों तक करीब 500 फिल्मों में डांस और अभिनय करने वाली सिल्क स्मिता के जीवन पर हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में फिल्में भी बनी। 2011 में एकता कपूर ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म द डर्टी पिक्चर का निर्माण किया, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला और कई अवार्ड भी मिले। इसके बाद कन्नड़ भाषा में भी डर्टी पिक्चर सिल्क
सकत हॉट नाम की एक फिल्म बनाई गई जिसमें सिल्क स्मिता का किरदार पाकिस्तानी अभिनेत्री वीणा मलिक ने निभाया। सिल्क स्मिता के जीवन पर मलयालम भाषा में भी क्लाइमेक्स नाम की फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में सिल्क स्मिता के रूप में सना खान नजर आई। कोई नहीं जानता कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाए। सबके लिए ये अफसोस की बात थी, लेकिन अगर इस बात से कोई सबसे ज्यादा निराश था तो वो थे उनके खास दोस्त रविचंद्रन। दरअसल सिल्क स्मिता ने मरने से पहले कई बार अपने दोस्त रविचंद्रन को फ़ोन किया था, लेकिन रविचंद्रन ने एक बार बताया था कि वो उस समय शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उनका फ़ोन नहीं देख पाए थे और बाद में ख़राब नेटवर्क के चलते वो सिल्क स्मिता को फ़ोन नहीं कर पाए। अगले ही दिन रविचंद्रन को खबर मिली कि सिल्क स्मिता ने सुसाइड कर लिया। उन्हें आज भी इस बात का दुख है कि अगर उन्होंने उस समय उनका फ़ोन उठा लिया होता तो आज सिल्क स्मिता हम सभी के साथ होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। सिल्क स्मिता के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।